इनकी छोटी सी उम्र में कई मोड़ आए। पहले ये डॉक्टर बनी, फिर भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी और अब आईएएस अफसर। अपने तीसरे प्रयास में देश भर में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पहला मुकाम हासिल करने वाली शेना अपने शिक्षा के प्रारंभिक दौर से ही मेधावी छात्रा रही हैं। दिल्ली के एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली डॉक्टर शेना अग्रवाल के पिता सीके अग्रवाल जी हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टर हैं। आज हम डॉक्टर शेना अग्रवाल से इनकी कामयाबी की कहानी और भविष्य के सपनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शेना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देश भर में नंबर 1 का मुकाम हासिल करने के लिए। धन्यवाद। आप एम्स से एमबीबीएस करके डॉक्टर बन चुकी थी, फिर कैसे ख्याल आया कि अब आईएएस की परीक्षा में बैठना है? क्या प्रारंभ से ही आपका लक्ष्य था? एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में हम लोगों की जिंदगी को बहुत तरीकों से छू सकते हैं। डॉक्टर की तरह से हम केवल कुछ ही पेशेंट्स तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में लोगों को और भी सुविधाओं की जरूरत है। जो जीवन की बेसिक फैसिलिटीज हैं, पानी, मकान, सड़क, बिजली वगैरह, उसके बाद शिक्षा की फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, वो सब हमारे देश में लोगों के पास नहीं है। बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उनका पालन करने की आवश्यकता है अच्छे से। तो मैं उस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों को वो सब फैसिलिटीज देने में अपनी तरफ से मेहनत करना चाहती थी। अपनी सेवा का दायरा और ज्यादा विस्तारित करना चाहती थी। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि अब जब आप आईएएस बन गई हैं तो आप आम आदमी की सेवा पहले से ज्यादा कर पाएंगी? मेरा मानना है कि अब मेरे पास फैसिलिटीज ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो अगर मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे पोजीशन मिली है मैं उससे जितना मैक्सिमम हो सके उतना लोगों की सेवा करने की कोशिश करूंगी। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में शेना आपसे जानना चाहेंगे। मेरा जन्म रोहतक में हुआ था। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पिताजी परिवार समेत यमुनानगर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा सब यमुनानगर में हुई है। 10वीं तक की सारी शिक्षा मैंने यमुनानगर में की है। उसके बाद 11वीं 12वीं की शिक्षा मैंने नाभा पंजाब से की है। 12वीं के बाद एमबीबीएस की परीक्षा दी, पीएमटी का एग्जाम्स दिया और मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एम्स से की है। 10वीं और 12वीं में आपकी रैंकिंग क्या थी? 10वीं में मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आई थी, मेरे 95% मार्क्स थे। 12वीं में भी मेरे 92% मार्क्स थे। आईएएस की पढ़ाई के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? कितने घंटे पढ़ती थी? क्या किसी भी तरह की कोचिंग भी ली? देखिए, इस मामले में मेरा ये मानना है कि घंटों से ज्यादा क्वालिटी ऑफ पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें कभी भी ये नहीं गिनना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ा, मैंने भी कभी नहीं गिना। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने तैयारी एमबीबीएस खत्म होने के बाद शुरू की। कोचिंग नहीं ली थी, बुक्स से ही पढ़ाई की थी, खुद से पढ़ाई की थी, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी प्रैक्टिस के लिए। आपने कोचिंग नहीं ली? हाँ। 2010 के आईएएस की परीक्षा के देश भर में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया था डॉक्टर साफ फैसल। मैंने उनका इंटरव्यू किया था इसी प्रोग्राम में, एक मुलाकात में। हाँ जी। उन्होंने भी कोचिंग नहीं ली और आपने भी कोचिंग नहीं ली और दोनों ने देश में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। कई बार यह भी देखने में आता है कि जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं उनके दिमाग में रहता है कि हमें कोचिंग करनी ही चाहिए, बेहद अनिवार्य है, बिना कोचिंग के सफल नहीं हो सकते। ऐसे नौजवान छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगी कि ये हम सबका एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, एक इंडिविजुअल तरीका होता है। कोचिंग के बिना एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा, ये लोगों ने एक हवा बना दिया है, एक डर बिठा दिया है। तो हमें हर व्यक्ति सोचता है कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकेगा। मेरे अनुसार कोचिंग की जरूरत सिर्फ या तो एक इनिशियल गाइडेंस के लिए होती है। अगर एक टीचर है तो हमें एक गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे पढ़ना है। अगर एक बार खुद समझ आ गया कैसे पढ़ना है, उसके बाद छात्र की खुद की मेहनत है। दूसरी चीज, कोचिंग मेरा से एक हमें रेगुलर टेस्ट हो जाता है, हमें अपनी एबिलिटीज का, अपनी कमियों का पता चल जाता है। करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैगजीन? करंट अफेयर्स के लिए मैं हिंदू रेगुलरली पढ़ती थी।
डेली मॉर्निंग ये एक हैबिट ही बन गई थी कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद कभी अगर मिला तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ लेती थी। मैगजीन्स में योजना पढ़ती थी जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है। अदर देन दैट सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ती थी। करंट अफेयर्स की जानकारी आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए? करंट अफेयर्स की जानकारी आज की तारीख में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एग्जाम भी ऐसा है, अगर हम प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, आजकल देश में देश विदेश में क्या नई चीजें आ रही हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम इन सर्विसेज में जस्टिस नहीं कर सकते। तो एग्जाम का पैटर्न भी उसी तरफ झुक रहा है। एग्जाम में भी करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस आ रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में एक मुलाकात के सबसे ज्यादा दर्शक युवा वर्ग से आते हैं। जो नौजवान कैंडिडेट्स आपकी तरह सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, उनको आपकी क्या महत्वपूर्ण सलाह होगी? मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम तैयारी करें तो कैसे शुरू करें। मेरी सबसे पहले सबको यही सलाह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लीजिए। आज से डेली सुबह उठते ही 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। उसमें भी कोशिश कीजिए कि अच्छा न्यूज़पेपर, सबसे पहले हिंदू पढ़ने की कोशिश शुरू कीजिए। जो नौजवान सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मेरी सबसे पहले उन्हें यही सलाह है कि आपको करंट अफेयर्स की जानकारी आवश्यक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डेवलप करनी बहुत जरूरी है उसके लिए। तो आप हिंदू पढ़ना शुरू कीजिए। डेली 1 घंटा 1.5 घंटा शुरू में लगेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में। आप उसके अलावा DD1 पर न्यूज़ सुन सकते हैं या ऑल इंडिया रेडियो पर भी न्यूज़ सुन सकते हैं, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद आप जैसे इवेंट्स को सुनेंगे, देखेंगे, उनके बारे में सोचिए, उन्हें अपने दोस्तों से, मित्रों से, बड़ों से डिस्कस कीजिए, तो आपकी जानकारी और बढ़ेगी। ये आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप ऊपर जो पढ़ाई करेंगे वो इसको एनरिच करेगा। आपको खुद तीसरे प्रयास में आईएएस में सफलता मिली। पहले राउंड में तो आपने पहला चरण भी पार नहीं किया था। दूसरी जब बार आपने कोशिश की तो आपको भारतीय राजस्व सेवा में सफलता मिली और तीसरी बार में तो आपने इतिहास ही रच डाला। मेरा मतलब यह है कि जो नौजवान छात्र छात्राएं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं सफलता हासिल कर पाते, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ जी, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कभी नाकामयाबी भी मिलती है तो हमें उससे सीखना चाहिए और उससे अपनी सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए। अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं तो उससे सीखिए, एनालाइज कीजिए जो आपकी कमियां रही हैं, आपको लगता है कि आप कहां पर बेहतर कर सकते थे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये दुख मनाने की जगह कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ, उसकी जगह ये सोचिए कि मुझे उसमें क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, और उससे आगे की पढ़ाई में यूज कीजिए। आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या सोचती हैं? मेरा अभी तो ये लक्ष्य है कि मैं जिस सर्विस में जाऊं, जहां पर रहूं, मैं अच्छा काम करना चाहती हूं, लोगों की मदद करना चाहती हूं, उनकी सहायता करना चाहती हूं, और मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी ड्यूटी को, अपने काम को पूरी तरह जस्टिस कर सकूं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी 2012 बैच की आईएएस टॉपर डॉक्टर शेना अग्रवाल से यह बातचीत जारी रहेगी। किसानों के कंधों से कर्ज का बोझ कर देता है। U.S. Congress passes mega blood package. The state of our economy calls for action, bold and swift. Agriculture sector grows up 4%. The demand for power is going to double in the next decade. The central sales tax rate are expected to come down. Satyam said in a statement that the company's profits had been inflated over recent Intel today wanted regulators to put in place effective implementation of corporate governance norms. That is because a promise is a promise. The nation has brought down the poverty line significantly in the last 5-6 years. The common man who does not understand the economic jargons is Airbus sees the giant A380 as future of aviation. Consumers may benefit from lower fares. The economy is in a position to
where the growth momentum is solidly maintained. Business Wrap, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कम समय में ही नौजवानों की आदर्श बनी डॉक्टर शेना अग्रवाल। शेना जी, प्री और मेन की परीक्षा के बाद जब इंटरव्यू का नंबर आया होगा तो जाहिर सी बात है आपके भी मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या सवाल पूछा जाएगा। आपका अनुभव कैसा रहा और किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? मेंस के बाद जब इंटरव्यू कॉल आती है तो बहुत खुशी भी होती है, डर भी लगने लगता है। तो उस केस में हमें जो मेरे टीचर्स थे, सीनियर्स थे, उन सब ने मुझे यही गाइड किया कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए एंड अपना आराम से कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड भी हमारी तरह ही मेंबर्स हैं जो सर्विसेज के लिए सही आदमी सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हैं। इंटरव्यू हमारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज वो मेंस और प्रीलिम्स में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। इसका नाम भी यूपीएससी ने पर्सनालिटी टेस्ट दिया है। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो इंटरव्यू बोर्ड था, बहुत ही कॉर्डियल था। उन्होंने हमेशा मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश की, आराम से बिठाया एंड आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे वो मेरे हॉबीज से रिलेटेड थे, मेरे बायोडाटा से रिलेटेड थे। तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की एंड इस चीज पर फोकस किया कि मैं सर्विसेज में क्यों आना चाहती हूँ एंड आगे क्या करना चाहती हूँ। 2,43,003 परीक्षार्थी बैठे थे प्री एग्जाम के लिए। इनमें से 11,984 सफल हुए मेन रिटन एग्जाम के लिए और फिर फाइनली 2,417 सफल हुए इंटरव्यू के लिए और इनमें से भी 910 को जगह मिली सिविल सर्विसेज के लिए अंततः। हाँ जी। क्या कोई ऐसा पल भी आया जब आपकी एकाग्रता भंग हुई अपनी पूरी तैयारी के दौरान? बहुत सारे ऐसे कठिन पल आते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। बहुत बार टेंशन होती है, डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरा हो सकता है। तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए। मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन्होंने हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हमेशा मुझे हिम्मत दी कि नहीं, पूरी मेहनत से, लगन से अगर तैयारी करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आपको तीसरे प्रयास में सफलता मिली, आप आईएएस बनी। मान लीजिए अगर तीसरे प्रयास में भी सफलता नहीं हासिल होती तो क्या आप चौथा चांस भी लेती? नहीं, मेरा ऑलरेडी भारतीय राजस्व सेवा में सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं उसमें रहकर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहती। मुझे जो भी सर्विस मिली थी मैं उसमें एक्सेल करने की कोशिश करती। शेना, कौन सा आप कैडर चाहती हैं? ये तो डीओपीटी का काम है, वो जो भी कैडर एलोकेट करेंगे उसमें जाकर काम करना है। कुछ लक्ष्य नहीं बनाया? नहीं, पहले से कोई इस बारे में प्री कंसीव नोशंस नहीं है। आपके हिसाब से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत, इसमें मुझे महात्मा गांधी की एक लाइन याद आती है, मैं वो कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही छोटा हो, वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाए और वो बिना डरे, बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात कह सके, अपनी जो जरूरतें हैं उनकी डिमांड कर सके, अपने हक को मांग सके। ऐसा है मेरे सपनों का भारत। लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। देश में व्यवस्था ठीक तरीके से चले, इसमें कार्यपालिका की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे नौकरशाही के कामकाज को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देश का कामकाज ठीक चले, उसके लिए हमें पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता है। तो कार्यपालिका के कामकाज में पारदर्शिता हो, इसके लिए आरटीआई पास हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन से बहुत बदलाव आया है। आजकल सिटीजन एक्टिवेशन का और सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का समय चल रहा है, तो लोग अपने हक के बारे में जानने लगे हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि जो फैसिलिटीज उन्हें मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन के चलते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो हमें इसी चीज को आगे लेकर जाना है।
आजकल हम इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि प्रोएक्टिव राइट टू इंफॉर्मेशन की तरफ हम जा रहे हैं। बिना मांगे ही हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन खुद से ही पब्लिक डोमेन में दे देनी चाहिए। जब ये समय आ जाएगा कि लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल होगी या एक सिंपल चिट्ठी लिखने पर ही उन्हें मिल जाएगी और उन्हें ये नहीं लगेगा कि कोई बात गुप्त है या किस तरह से हुई है, तो सरकार की कामकाज में और इम्प्रूवमेंट होगी। देश का आम आदमी आज भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है। लोग यह मानने लगे हैं कि करप्शन सिस्टम हिस्सा बन चुका है। आपके हिसाब से करप्शन को कैसे जो है समाप्त किया जाना चाहिए? आजकल हर इंसान करप्शन की बुराई करता है। हम घर में चाय पीते हुए, टीवी देखते हुए बैठकर बोलते हैं सरकार करप्ट हो गई है, लोग करप्ट हो गए हैं, लेकिन हमने क्या कभी खुद को सोचा है अगर हम भी कभी हवलदार को या ट्रैफिक पुलिस को रुपए देकर लाइट क्रॉस करते हैं या कुछ भी अपना काम करवाने के लिए पैसे देते हैं या हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, काम पर लेट पहुंचते हैं, तो वो भी एक तरह की करप्शन है। तो करप्शन खत्म करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरफ तो लॉज बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए और उनका स्ट्रिक्ट तरह से पालन होना चाहिए। सरकार ने काफी लॉज बनाए हैं उस लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब तक हर व्यक्ति करप्शन को दूर करना अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, अपने अंदर से करप्शन को नहीं हटाएगा, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, तब तक करप्शन को हम नहीं मिटा सकते। इसमें मीडिया और सोसाइटी को सबको अपना रोल प्ले करना होगा। सिविल सोसाइटी, मीडिया मिलकर जब हम कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हर व्यक्ति करप्शन से दूर भागेगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा, तभी तो करप्शन का अंत हो सकता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि नौकरशाही में अच्छी पोस्टिंग के लिए, टाइम पोस्टिंग के लिए, जिलों में डीएम की कुर्सी के लिए भी रिश्वत दी जाती है। फिर ऐसे में ये अफसर कैसे विकास कार्यों में आम आदमी के साथ न्याय कर पाएंगे? हम क्यों कुछ समय के लिए, थोड़ी सी देर के फायदे के लिए हम ऐसा बुरा काम करें, गलत काम करें? अगर कुछ टाइम के लिए हमें कोई मन चाहे पोस्टिंग नहीं भी मिली, तो भी हमें जो भी पोस्टिंग मिले उसमें अच्छा काम करना चाहिए। देर ही सही लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है, हमें अपने काम का परिश्रम जरूर मिलेगा। तो अगर हम कोई और पोस्टिंग चाहते हैं वो बाद में मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई मन चाहे पोस्टिंग नहीं भी मिलती, हमें उसे भी चैलेंज की तरह लेना चाहिए और उसमें भी सफलता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास भी कुछ वर्षों बाद किसी न किसी जिले की एसडीएम कमान होगी। एक कलेक्टर कैसे अपने जिले में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है? जहां तक अभी मुझे समझ है, कलेक्टर को अपने जिले में सारे कामकाज के ऊपर निगाह रखनी होती है। उसे सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना होता है और उसे सारे काम को मैनेज करना होता है। तो एज अ डीएम हम अपने काम, हम सारे काम की सुपरविजन करते हैं और डिफरेंट पार्टीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक कोऑपरेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि जो काम निर्धारित हुआ है, जिस काम के लिए डिसीजन पास हुआ है, वो काम सिर्फ ऑन पेपर नहीं होना चाहिए बल्कि फील्ड में भी होना चाहिए। अगर हम ये चेक करते हैं कि हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े लेवल तक अपना काम अच्छे से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, तो धीरे धीरे ये समस्या खुद ही सॉल्व हो जाएगी। आप कैसे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप हर हाल में अंत तक ईमानदार बनी रहें और कभी अपने जमीर से समझौता नहीं करेंगे? मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से ईमानदार रहूं। कोई भी बाहरी प्रलोभन कुछ समय के लिए हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें यही कोशिश रहेगी कि हमें उस लालच में नहीं फंसना और अपने काम को ईमानदारी से करना है। इसमें मैं आशा करती हूँ कि मेरे मेंटर्स, गाइड, सीनियर्स, फ्रेंड्स हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर कभी भी पब्लिक में किसी को भी लगे कि मैंने कुछ गलत काम किया है, तो वो बेझिझक आकर मुझसे कह सकते हैं कि मुझे ऐसा है, मेरी गलती अगर अनजाने या जानने में की है मैंने, तो वो उसे मेरे सामने ला सकते हैं। बेबाकी के साथ आप अपनी बात को बयां कर रही हैं, लेकिन हकीकत इसमें हमारे देश की बनती जा रही है कि नौकरशाही राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं हो पाती। जिलाधिकारियों पर तमाम दबाव होते हैं, राजनीतिक, इनसे कैसे आप पार पाएंगे?
राजनीतिक दबाव तब आएगा अगर हम उस दबाव को महसूस करते हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और कोई एक पार्टी की तरफ अगर हम ज्यादा नहीं झुकते और अपने काम की तरफ इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें व्यक्तिगत काम को इम्पोर्टेंस नहीं चाहिए, तो कोई भी हमें इधर से उधर नहीं कर सकता। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बनी डॉक्टर शेना अग्रवाल से यह बातचीत जारी रहेगी। क्यों बढ़ रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं? कौन सी बीमारियां हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा? कैसे हो बचाव इन बीमारियों से? कैसे करें हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण? जानिए स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू और अहम जानकारी के विषय में हर रविवार सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। एक मुलाकात में आज हमारी विशेष मेहमान हैं 2012 बैच की आईएएस टॉपर डॉक्टर शेना अग्रवाल। अब थोड़ी निजी जानेंगे शेना, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं और एक छोटा भाई है। अपनी दादी जी का नाम आप भूल गई। मैंने अभी छोटा परिवार बताया, वैसे मेरी नानी जी हैं, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मासी, मामा, ताया, बुआ। आपने छोटे परिवार की बात की। हाँ जी। क्या आप छोटे परिवार में बिलीव करती हैं या फिर संयुक्त परिवार में? ऐसा नहीं है कि छोटा परिवार या संयुक्त परिवार, इनमें से कोई एक ही अच्छा है, दोनों के अपने फायदे होते हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका सपोर्ट रहता है, ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आजकल ये काम के भी डिपेंड करता है। अगर जो पति पत्नी काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं या तो पेरेंट्स उनके साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका रोल मॉडल कौन है कि सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपनी प्रेरणा हासिल की? भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से काफी प्रेरणा मिली है। वो एक छोटी सी जगह से बड़े हुए और अपनी मेहनत से देश के मुख्य साइंटिस्ट बने और बाद में राष्ट्रपति के मुकाम तक पहुंचे। उसके बाद भी वो जितने मॉडेस्ट थे और हम्बल थे, उन्होंने हमेशा अपने काम को ही इम्पोर्टेंस दी। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। शेना, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? मेरी सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे भी ज्यादा मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ईश्वर में अगाध आस्था है आपको। आपकी पसंद क्या है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मुझे बुक्स पढ़नी पसंद है, स्केचिंग करना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है। किस सिंगर के गाने ज्यादा पसंद है आपको? पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं, नए गाने भी अच्छे लगते हैं। रिसेंट टाइम्स में AR रहमान का म्यूजिक काफी अच्छा लगता है। अपने माता पिता का एक बड़ा सपना तो आपने पूरा कर दिया, पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन किया देश भर में। किसी भी माता पिता का एक और सपना होता है कि उसकी बिटिया डोली में सवार होकर अच्छे से जाए। मैरिज के बारे में क्या सोचती हैं आप? मैरिज का के प्लान्स तो पेरेंट्स से आप ज्यादा पूछ लीजिए। बाकी मैंने यही सोचा है कि मैरिज की तो पेरेंट्स के आशीर्वाद से, उनकी अंडरस्टैंडिंग से और उनकी चॉइस से करूंगी। मेरे अकॉर्डिंग पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, तो कोई भी सिचुएशन को वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे सुनना चाहेंगे हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम को जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, खासतौर पर नौजवान छात्र छात्राएं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपका संदेश क्या होगा? मैं सभी नौजवान छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगी
कि आप पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए। जो भी फील्ड आपने चूज की है, अगर आपने सिविल सर्विसेज की फील्ड चूज की है तो उसमें एक बार आप इस फील्ड में कूद गए हैं तो उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिए। पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत से काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कर्म कर फल की इच्छा न कर, ये लाइन हमेशा याद रखिए। अगर कभी निराशा हासिल होती है तो उससे निराश मत होइए, उसे भी सफलता में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। शेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत और बेबाक बातचीत के लिए। तो ये